सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज बीपीएससी प्री की परीक्षा को देखते हुए आज मैं एक नया सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, बीपीएससी जीएस प्री क्रैश कोर्स। इसके तहत जीएस के जितने भी विषय हैं सबको त्वरित अध्ययन आपको कराया जाएगा और इसके तहत चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सारे विषयों का एक त्वरित अध्ययन हम कराएंगे। और बिहार पीसीएस प्री की परीक्षा देने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जो अपने तैयारी को अंतिम रूप देना चाहता है, अपने तैयारी को और अपनी रणनीति को सशक्त बनाना चाहता है, बीपीएससी की प्री की परीक्षा में अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाना चाहता है, ऐसा विद्यार्थी जो पहले तैयारी कर चुका है और एग्जाम देने जा रहा है, ऐसा विद्यार्थी जो कई बार से दे रहा है, उसकी प्री की परीक्षा नहीं निकल रही है, वो भी इसे पढ़ सकता है। ऐसा विद्यार्थी जो अभी नया नया इस क्षेत्र में आया है, नया नया तैयारी कर रहा है, अभी वो बहुत पढ़ नहीं पाया है, वो भी इसे देख सकता है। अर्थात बीपीएससी प्री की परीक्षा देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को लिए, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो कई बार दे चुका हो, ऐसा विद्यार्थी जो दे रहा हो, पास ना हो रहा हो, ऐसे समस्त विद्यार्थी के लिए मैंने यह क्रैश कोर्स आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यह मेरा एक प्रयास है ताकि बीपीएससी की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा हाल में बैठे और उसको प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या ना हो। हालांकि यह बात तो बिल्कुल नहीं पूर्णतः कहा जा सकता है कि इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा कोर्स है, उसको आप कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में कंप्लीट कर देंगे, यह पूर्णतः यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संभव है। लेकिन त्वरित अध्ययन तो किया जा सकता है। तत्काल अध्ययन, त्वरित अध्ययन, तेजी से अध्ययन किया जा सकता है। हम इसमें सिलेबस के मुख्य बिंदुओं का डिस्कशन कर लेंगे और देखिएगा आप, देखिए परीक्षा में त्वरित अध्ययन भी बहुत मायने रखता है। कई बार आप देखते हैं कि अचानक से कुछ चीज पढ़ लेते हैं और याद हो जाता है और एग्जाम में वो आ जाता, हमने उसको हल कर लिया, और बहुत देर तक पढ़ते रही, वो नहीं याद होता है, एग्जाम में आने के बाद भी गलत हो जाता है। तो परीक्षा के दौरान हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। उस समय त्वरित अध्ययन जो है वो एक क्विक रिवीजन जो है वो बहुत तेजी से भी काम करता है। और यही कारण है कि मैंने अपने इस क्रैश कोर्स को, त्वरित पुनरावलोकन के कोर्स को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। निश्चित ही मेरा यह प्रयास है विक्रमादित्य आईएएस की तरफ से आपके लिए। मैं विकास श्रीवास्तव, मैंने यह प्रयास किया है। मैं इसमें कितना सफल हो पा रहा हूं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, लेकिन आप मेरी सीमाओं को भी समझने का जरूर प्रयत्न करेंगे कि बहुत कम समय पे मैं यह प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे इस प्रयास के पीछे मेरा यह शुभ उद्देश्य है, एक शुभ संकल्प है कि आपको अपने तैयारी में अंतिम रूप देने में, आपको अपने तैयारी में सफल होने में पूरा सहयोग मिले, यही मेरा प्रयत्न है। इसलिए किसी प्रकार का विद्यार्थी आप इस लेक्चर को कई बार देखिए और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको परीक्षा हाल में निश्चित ही यह सहयोग देगा और पूर्ण रूप से सहयोग देगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जीएस का पहला एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था जीएस का बिहार पीसीएस प्री के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण विषय है। सरल है, जल्दी याद होता है और इसको पूर्ण रूप से हल करने के लिए, यानी जितने भी प्रश्न आते हैं उसको पूर्ण रूप से हल करना संभव भी है। इसलिए पॉलिटी निश्चित ही एक ऐसा विषय है जो गलत नहीं होना चाहिए। माइंड करिएगा,
परीक्षा केवल कठिन प्रश्नों को हल करने से नहीं सफल होता है, आदमी सरल प्रश्नों को हल करने से होता है। यानी परीक्षा में सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कठिन प्रश्न गलत हो रहे हैं तो सबके हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा हाल में यदि सरल प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो जान लीजिए बहुत गड़बड़ है। इसलिए पॉलिटी जैसे विषय के प्रश्नों को आपको हर हाल में करना है। मेरा यह प्रयास है कि आप निश्चित ही पूर्ण रूप से इस प्रश्नों को हल करें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सबसे पहले चैप्टर हम लोग लेंगे भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और मैं लेक्चर वीडियो देता चला जा रहा हूं। लेक्चर आप लोग सुनते जाइए, समझते जाइए। जो पढ़े हैं वो दोहराते चले जाएं, जो नहीं पढ़े हैं वो याद करते चले जाएं, या कुछ नई चीजें पता चलनी है तो उसको आप स्मरण करते चले जाएं। निश्चित ही आपको परीक्षा भवन में हमारा यह लेक्चर निश्चित ही आपके लिए काम आएगा। पूरे शुभ संकल्प के साथ मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये एक इंपॉर्टेंट जीएस का सब्जेक्ट है। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है पॉलिटी का, वो है संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और यहीं से भारत का राज्य व्यवस्था शुरू होता है। केवल प्रस्तावना से नहीं शुरू होता है, ठीक है ना। सबसे पहले संविधान बनेगा तभी तो प्रस्तावना होगा, ठीक है ना। इसलिए पहला चैप्टर हम लोग प्रस्तावना नहीं पढ़ेंगे बल्कि संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। भारत के संविधान के निर्माण की गौरव गाथा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संविधान का। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का संविधान कैसे बना। भारत के संविधान की मांग बहुत पहले से हुई, ऐसा नहीं है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसके बाद हुआ। 1895 में लोकमान्य तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में सबसे पहले भारत के संविधान का मांग किया। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होगा। 1934 में एमएन राय ने मांग किया कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होगा। लेकिन भारतीयों की जितनी मांगे थी उन मांगों को अंग्रेज दरकिनार करते जा रहे थे। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे अंग्रेज भारतीयों के प्रत्येक मांग को ठुकराते चले जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटनाई जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो भारत के संविधान को बनाए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसी क्रम में 1946 में अंग्रेजों ने अपने अंतिम प्रयास के तहत एक कैबिनेट मिशन भेजा, और कैबिनेट मिशन भारत आया। उसने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव को ठुकरा दिया, एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव दिया, और इस अखिल भारतीय संघ के निर्माण में इसका संचालन जो होगा, इसका शासन जो होगा, एक संविधान द्वारा होगा, और उस संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगा। और ये वही संविधान सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया है। यानी भारत, ये प्रश्न आपका शुरू हो रहा है यहां से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन ने किया था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा द्वारा हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होने थे और 93 सदस्य जो हैं वो देसी रियासतों से होने थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से होने थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना था, और इन सदस्यों का जो चुनाव होना था वो प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा होना था। उस समय भी प्रांतीय विधानसभाएं थी, और इन्हीं प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य ही संविधान सभा के सदस्य चुनने जा रहे थे। जुलाई 1946 तक संविधान सभा को चुनाव हो गया, नवंबर तक संविधान सभा बन गया। और वह शुभ दिन भी आ गया जब भारत के नीति नियंता या भारत के नेता
अपने देश के भाग्य विधान को लिखने का प्रारंभ किए, जिसको कहा जाता है संविधान। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ। प्रथम बैठक था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, बिहार के नेता थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियों ने भाग लिया, चाहे वो संचालन समिति हो, चाहे वो संघ शक्ति समिति हो, चाहे संघ संविधान समिति हो। इन समितियों के अध्यक्ष का नाम पूछता है, जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सलाहकार समिति सरदार पटेल, बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन भारत के संविधान सभा में जो संविधान बनाना था भारत के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, वो BN राव थे। VN राव से कहा गया कि आप भारत के संविधान का खाका बनाकर दीजिए। यही कारण है अगस्त 1946 को भारत के संविधान का पहला खाका दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करके किसने बनाया? BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, और इनके द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने अपना खाका बनाकर दिया संविधान सभा के समक्ष। 3 वाचन हुए और 3 वाचनों के बाद जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, ठीक है। 11 अधिवेशन में कुल ये बना। 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को, और ये वह दिन था जब संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुआ। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया और संविधान सभा अंतरिम संसद में बदल गई। 24 जनवरी 1950 आप जरूर याद रखिए। और संविधान तो बना 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी को 12वां अधिवेशन हुआ, लेकिन संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब एक ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो भारत का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है। हम लोग विधायक और सांसद चुनते हैं और यही विधायक सांसद जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी परोक्ष रूप से हम चुनाव करते हैं। संविधान बन गया। अब संविधान में मैंने बताया कि संविधान का जो निर्माण है वो विदेशी स्रोतों से हुआ। इसीलिए भारत के संविधान की आलोचना में कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का बोरा है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो विदेश से लिए गए। जैसे मौलिक अधिकार है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, अमेरिका से लिया गया है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। जैसे समवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं ये बहुत पूछता है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई ये बहुत पूछता है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जैसे मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है। ये सारी चीजें आप जरूर देख लीजिए। मेरे इस लेक्चर में आपको मैंने लाइन से बता दिया, चाहे वो मौलिक अधिकार हो यूएसए से लिया गया है, चाहे वो संविधान की सर्वोच्चता हो वो भी यूएसए से लिया गया है, चाहे वो
संसदीय शासन व्यवस्था हो, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चाहे वो संघात्मक ढांचा हो, संघात्मक ढांचा जो संघ, हमारा संघ और केंद्र में विभाजित है, संघात्मक ढांचा कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया। सबल केंद्रीय प्रणाली यानी केंद्र को मजबूत बनाया है, यह कहां से लिया गया है? यह भी कनाडा से लिया गया, यानी हमारे वहां संघ केंद्र को मजबूत बनाया गया। हमारे संविधान निर्माता इतिहास से सीख ले रहे थे, उनका यह उद्देश्य था कि भले ही राज्य कुछ कमजोर हो जाए लेकिन केंद्र कमजोर ना हो। वो इतिहास से सीख ले रहे थे कि जब जब भारत का केंद्र कमजोर हुआ तो विदेशी शक्तियां, चाहे शक, कुषाण, यवन, पहलव, तुर्क, मुगल, सब भारत को लूटा, ठीक है। तो विदेशी स्रोत के तहत इतने ज्यादा इतने ज्यादा हम लोगों ने विदेश से तत्व ले लिए कि भारत के संविधान को उदार का बोरा भी कहा जाने लगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रस्तावना यानी उद्देशिका। उद्देशिका भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना या उद्देशिका यानी प्रियम्बल, ठीक है। भारत के संविधान का उद्देश्य या इसी को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। उद्देशिका किसी भी देश के संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्य को बताता है। हम किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपने देश में स्थापित करने जा रहे हैं, लोगों को क्या अधिकार दे रहे हैं, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये सब चीजें किसमें बताया गया? उद्देशिका। इसीलिए उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यहां एक बात जरूर माइंड करिएगा, भारत के संविधान की आत्मा क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। अगर ये पूछे कि भारत के संविधान की आत्मा क्या है, तो उस समय तो आप ये बताएंगे सीधे साधे कि उद्देशिका या प्रस्तावना। लेकिन ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तब आप अनुच्छेद 32 को लगाइए, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा कहा, लेकिन जब उनका नाम ले तब आप अनुच्छेद 32 लगाएंगे या संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेंगे। लेकिन अगर होल सोल में प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, तो उस समय आप केवल और केवल क्या लगाएंगे? उद्देशिका ही लगाएंगे, प्रस्तावना ही लगाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना में ही सारे उपबंध दिए हुए हैं जो पूरे संविधान में वर्णित हैं। चाहे वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे व्यक्ति की गरिमा हो, चाहे बंधुत्व हो, इन तमाम सारी चीजों को जो है वो किसमें वर्णित किया गया है? उद्देशिका में, ठीक है। एक विवाद यह भी फैला था कि भाई उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं, लेकिन इस समस्या को सबसे पहले दूर किया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्देशिका में संविधान संशोधन, ये याद कर लीजिए बिल्कुल आप लोग, उद्देशिका में कौन 3 से नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है उद्देशिका में ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रियम्बल यानी प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका निश्चित ही भारत के संविधान के उद्देश्य को बताता है, भारत के संविधान के आदर्श को बताता है, भारत के संविधान के लक्ष्य को बताता है, ठीक है ना। इसी में चाहे वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो, चाहे वो अखंडता हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो
स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो समानता की बात हो, चाहे व्यक्ति के गरिमा की बात हो, चाहे वो बंधुत्व की बात हो, इन तमाम शब्दों का उल्लेख करके निश्चित ही भारत के संविधान के आत्मा को निश्चित ही उद्देशिका में निहित कर दिया गया। यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, वही 42वें और संशोधन के तहत जो है लाया गया। नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया। देखिए, नागरिकता जो है वो पहले हम लोग जनता थे, लेकिन आजादी के बाद हम लोग हो गए नागरिक। नागरिक का मतलब क्या होता है? किसी देश का राजनीतिक सदस्य जिसके कुछ अधिकार हो। जनता का जो हम लोग प्रजा थे ना, आजादी के पहले ब्रिटिश सम्राट के हम लोग प्रजा थे, तो प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन जैसे ही देश को आजादी मिली, संविधान लागू हो गया, हम लोग नागरिक बन गए, और इसी को नागरिकता कहा जाता है, इसी घटना को। तो नागरिक का कुछ अधिकार होता है, कुछ शक्तियां होती हैं, और सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि उन अधिकारों को पूर्ण करे। यानी नागरिक का मतलब हो गया किसी देश का राजनीतिक सदस्य। तो भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया। अब नागरिकता के संबंध में कैसे नागरिकता मिलता है, कैसे नागरिकता जाता है? जैसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कई विधियां हैं, लेकिन आपको ये निश्चित ही जानना पड़ेगा कि भारत के संविधान ने नागरिकता को कहीं परिभाषित नहीं किया है। हाँ, नागरिक कौन कौन होगा ये बताया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है, ये सारा वर्णन किया गया कि भारत के संविधान में नागरिकता कैसे मिलेगा। तो जैसे जन्म के द्वारा, यानी जो बच्चा पैदा हो उसके माता पिता यदि नागरिक हैं, उसके दादा दादी नागरिक हैं, तो नागरिकता जन्म से उन व्यक्तियों को मिलता है जिसके माता पिता यहां भारत के पहले नागरिक रहे हों। हम लोग कैसे नागरिकता पाते हैं? जन्म से ही पाते हैं। अगर विदेश में कोई बच्चा पैदा हो, उसके माता पिता में से कोई नागरिक हो, तो वो भी भारत का नागरिक होगा, तो वंश परंपरा द्वारा। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता हो, आप पंजीकरण विभाग में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको उससे नागरिकता मिलेगी अगर सरकार दे रही है। आप सरकार के विश्वास पर आप खरा उतरते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार आपको नागरिकता देगी। अगर कोई विदेशी भूभाग भारत में मिला दिया जाता है तो अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता मिलेगी। अगर आप यहां वर्षों से रह रहे हैं तो देशीकरण के माध्यम से। इसके अलावा ये वो विधियां हैं जिनके माध्यम से भारत की नागरिकता किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ के पैतृक हैं, इसलिए हम लोग को नागरिकता जन्म के आधार पर मिलती है। इसके अलावा नागरिकता जाति कैसे है? देखिए, आर्टिकल 9 ये कहता है, अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश की या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके भारत की नागरिकता स्वतः चल जाएगी, या आप नागरिकता का परित्याग कर दीजिए, और या आप राष्ट्रद्रोह कर दीजिए, राजद्रोह कर दीजिए, या विदेशी षड्यंत्र में भारत के विरुद्ध शामिल होइए, तो भारत की सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो ये अनुच्छेद हो गया, ये पूरा वर्णन हो गया किसका? नागरिकता का। आइए हम लोग एक अगला चैप्टर लेते हैं। देखिए, त्वरित अध्ययन है, तो हम लोग बहुत तेजी से अध्ययन करेंगे, लेकिन तेजी के तहत मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलता हूं। आप थोड़ी सा ध्यान दीजिए, मैं लगभग कोशिश कर रहा हूं कि उसका मेन सब चीज बता दें, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं आ सकते हैं वो सब मैं यहां त्वरित बताने का आपको तेजी से प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए आप पूरे ध्यान से इसको सुनिए और बार बार इस लेक्चर को सुनिए, आप निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, साथ में इसको भी जब आपको समय मिले आप जरूर देखें, ठीक है ना। ये आपके आगे आने वाले तैयारी में बहुत काम देगा। ये लेक्चर वीडियो केवल
तत्काल के नहीं है, बल्कि आपके हमेशा काम आएगा। हालांकि आज तो तत्काल के लिए है, लेकिन आप बार बार हमेशा इसको अध्ययन कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो निश्चित इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला चैप्टर है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, जब आप नागरिक हो गए तो निश्चित ही आपके कुछ अधिकार हैं। मनुष्य होने के कारण आपके कुछ अधिकार हैं, मानवाधिकार। और वही मानवाधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किए गए हैं, जिनको कहा गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। याद रखिए, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुछ मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो किसी भी देश के नागरिकों के विकास के लिए परम आवश्यक है, मूलभूत है। मूलभूत का मतलब क्या है? इसके अलावा वो मनुष्य कहलाएगा ही नहीं, इसीलिए मानवाधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाग 3 में 12 से 35 तक कुल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया और संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया। इसलिए भारत में के संविधान में इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो भारत के संविधान में वर्तमान में वर्णित हैं, और मेरे अनुसार से जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया इन मौलिक अधिकारों से होकर ही जाती है। क्योंकि जब देश आजाद नहीं था, जब राजाओं महाराजाओं का काल था, जब सम्राटों का काल था, बादशाहों का काल था, तब इन्हीं मौलिक अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता था। या तो आप यह भी कह लीजिए कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार ही नहीं थे, वह एकमात्र जानवर की श्रेणी में था। न उसके पास समानता था, न स्वतंत्रता था, न धर्म के आधार पर उसके साथ कितना भेदभाव किया जाता था, निश्चित ही इसको आप जानते होंगे। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, भारत, देखिए, दुनिया में लोगों को मौलिक अधिकार पाने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं लोगों ने, लेकिन हम भारतीयों का यह सौभाग्य रहा है कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से हमारे पास मौलिक अधिकार था। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। याद करिए, रखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका उल्लेख है? देखिए, मैं सारे अनुच्छेद आपको बता सकता हूं, बल्कि मैं अपने क्लास में पूरे अनुच्छेद के तहत बताता हूं। ठीक है ना? हालांकि हम लोग के पास समय अभाव है इस समय, इसलिए मैं उतना विस्तार से नहीं होता हूं। हम लोग अपने वहां इसको महीनों लेक्चर पॉलिटी देते हैं, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य यह है कि कम समय में गागर में सागर भर दिया जाए, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो कॉन्फिडेंस से बैठे। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी तो ये वरदान साबित होगा। आप इसको 2-4 बार सुनिए, आप देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। मेरा ये विश्वास है, मैं अपने 20 साल के अनुभवों से मेरा ये विश्वास है कि निश्चित ही मेरे शब्द आपके काम आएंगे। समानता का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, जिसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। एक प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आता है, किस अनुच्छेद को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, यानी कानून का शासन? तो अनुच्छेद 14 को। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष हर कोई समान होगा। विधियों का समान संरक्षण, कानून का सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान परिस्थितियों में समान दंड मिलेगा। अब देखिए, इसमें 2 शब्द अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। यह याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है
और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? वो अमेरिका से यानी यूएसए से लिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 15 है। देखिए हम लोग एक अनुच्छेदों में घंटों बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय हम लोग के पास जो है, मैंने बताया ना, मेरा उद्देश्य केवल है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपका बहुत तेजी से बढ़े। और याद रखिएगा कि परीक्षा हमेशा आत्मविश्वास से निकलता है। बहुत लड़के ऐसे होते हैं कम पढ़कर भी बड़ा निर्णायक रिजल्ट देख जाते हैं। इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं अपने पूरे 20 साल के अनुभव से लेक्चर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि मैं जान रहा हूं कि सिविल सेवा एक अथाह सागर है और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। खुद मैं साल 1.5 साल में विधिवत पढ़ाता हूं, लेकिन आज उद्देश्य हमारा कुछ और है। फिर भी मैं बताने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको ज्यादा चीजें बता दूं और उसको आप बार बार सुनकर एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस से बैठें। अनुच्छेद 14 समान विधि के समस्त समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर अगर विभेद किया जाता है दो के बीचों में, तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसा विभेद नहीं करेगा। देखिए ना, पहले सरकारें, राज्य माने सरकार की बात यहां हो रही है। देखिए मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। क्यों नकारात्मक हैं? क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध है। सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं करेगी, इसीलिए इसका स्वरूप नकारात्मक है। अब आप कहेंगे कि नकारात्मक क्यों है? अरे भाई इसलिए नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध है। और पहले चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सब किसके द्वारा हरण किया जाता था? सरकार के द्वारा, सम्राट के द्वारा, सुल्तान के द्वारा, बादशाह के द्वारा, राजा के द्वारा। यही लोग हनन करते थे। इसीलिए जब स्वतंत्रता मिला तो राज्य के विरुद्ध ही सारे अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार। इसीलिए मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या हो गया? नकारात्मक। सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं करेगी। सरकार समानता को उल्लंघन नहीं करेगी, सरकार स्वतंत्रता को नहीं दबाएगी, सरकार शोषण के विरुद्ध कार्य नहीं करेगी, शोषण नहीं करेगी या शोषण को बढ़ावा नहीं देगी। ये सब तरह धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का संरक्षण, ये सब सरकार को कहा गया है कि नहीं करेगी। यानी कि ही इज गुड नहीं कहा गया, ही इज नॉट बैड। ही इज नॉट बैड कह के उसको ही इज गुड कहा गया, ये कहने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए आप देखिए कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। हालांकि कॉन्सेप्ट मौलिक अधिकार ही हम लोग हफ्ते पढ़ाते बहुत दिन तक, लेकिन आज तेजी से है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, यानी सरकारी कोई पद निकले तो सभी को बराबर दिया जाएगा। धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, इसके आधार पर किसी से कोई भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16 का जो खंड 4 है उसके तहत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 15 खंड 4 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत। तो 16(4) के तहत जो है सीधे साधे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है ना? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है। मतलब कि अस्पृश्यता एक अपराध होगा और अस्पृश्यता का जो भी पालन करेगा या क्रियान्वयन करेगा वो एक दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद 17 एक ऐसा है अनुच्छेद है जो सरकार के विरुद्ध तो है ही, साथ में आम जनता के विरुद्ध भी है। ये कई बार पूछा कौन सा अनुच्छेद दोनों के लिए है। अभी तक तो सब सरकार के विरुद्ध था, लेकिन यही अनुच्छेद है जो जनता के भी बताया गया है। और ये अनुच्छेद तो अपने लागू होते नहीं है, तो इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया है, कानून। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, अब इसका नाम क्या हो गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो ये हो गया 14 से 18 उपाधि। देखिए सरकार जो है वो विद्या संबंधी, सेना संबंधी उपाधि दे सकता है। इसके अलावा पहले जमाने में राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी,
सर की उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, ये तमाम कैसर हिंद की उपाधि दी जाती थी। ये सब उपाधियां जो हैं दो लोगों के बीच विभेद पैदा करती थी। तो इस विभेद को रोकने के लिए उपाधियों का अंत किया गया। कोई अगर विदेश से उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) है और इस अनुच्छेद के तहत पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन बाद में एक हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से, संपत्ति के अर्जन, बयान और धारण। अब कितनी हो गई हैं? 6। चाहे वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे संघ बनाने की स्वतंत्रता, चाहे निवास की स्वतंत्रता, चाहे कहीं बस जाने की स्वतंत्रता, चाहे भ्रमण की स्वतंत्रता, चाहे आजीविका कारोबार की स्वतंत्रता, कुल मिला के 6 स्वतंत्रताएं इस समय हैं। इसके अलावा अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं बनाया जाएगा या उसको जबरदस्ती नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने विरुद्ध गवाही दो, तो अनुच्छेद 20 के तहत, और अनुच्छेद 20 में ही दोहरे दंड का भी सिद्धांत है। ठीक है ना? यानी किसी व्यक्ति को चाहे अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है, इसी में दोहरा दंड का भी सिद्धांत है। यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता। अगर यह प्रश्न एग्जाम में आए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका विकास, जिसमें वृद्धि आज तक होता चला जा रहा है, तो वो है अनुच्छेद 21। इसलिए कि न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 में बहुत सारे प्रावधान जुड़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो विदेश जाने का अधिकार हो, चाहे वो निजता का अधिकार हो, चाहे वो स्वास्थ्य का तुरंत तत्काल चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, बहुत सारे अधिकार जुड़ते चले जा रहे हैं। हनुमान जी के पूंछ की तरह ये बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका आदि और अंत कोई नहीं है, क्योंकि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता तो परिभाषित ही नहीं है। भारत का संविधान बहुत जगह मौन है। क्यों? क्योंकि संविधान के निर्माता चाहते थे परिस्थितियों के अनुसार लोग इसकी व्याख्या कर लेंगे। यही कारण है कि हर बार बार जो है इसमें संशोधन होता जाता और ये बढ़ता चल जाता। गिरफ्तारी आदि से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है और इसी अनुच्छेद 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध की भी उल्लेख किया गया है। किसी व्यक्ति को अपराध से रोकने की प्रक्रिया जो है वो पहले ही कर ली जाएगी। यानी भाई एक अपराध में व्यक्ति को अपराध के बाद गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन निवारक निरोध में इस अपेक्षा में गिरफ्तार किया जा रहा है कि उससे कुछ अपराध हो सकता है, तो पहले ही अपराध की गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 22 में वर्णन है उसका। इसके बाद अगला जो मौलिक अधिकार है समानता का हो गया, फिर स्वतंत्रता का हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, फिर चौथा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ठीक है ना? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम अनुच्छेद 23, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसी से जबरदस्ती जो है गलत कार्य नहीं करवाया जाएगा, चाहे वो बधुआ मजदूरी हो, चाहे वो बहुत सारी और चीजें हो, बाल श्रम हो, ये सब रोका गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी संकटमय नियोजन पर लगाया नहीं, चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो खान हो। ठीक है ना? तो 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन से शोषण है ये? अरे पहले राजतंत्र के जमाने में मनुष्य का सबसे ज्यादा शोषण होता था। ये इस पृथ्वी पर मनुष्य ने मनुष्य का कितना शोषण किया है,
इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हमारे संविधान निर्माता इस चीज को जानते थे, इसीलिए उन्होंने शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार बनाया है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां व्यक्ति को लिखित रूप से मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में, कहीं हुआ हो तो अलग की बात है, हमारी ये मौलिक संस्कृति है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, ये नहीं कहा गया कि हिंदू सुखी हो, सबके कल्याण की बात की गई, नहीं कहा गया कि हिंदू का कल्याण हो या सनातन का कल्याण हो, सब धर्म का कल्याण। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है 25 से 28 तक, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति की स्वतंत्रता, ये तमाम स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की, यहां तक कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां धर्म के प्रचार की भी स्वतंत्रता। इसीलिए धर्मांतरण एक समस्या हो गई। धर्मांतरण समस्या इसीलिए है कि धार्मिक स्वतंत्रता की भी यहां पूर्व समस्या वो उल्लेख कर दिया गया, वो भी मौलिक अधिकार के श्रेणी में, धार्मिक प्रचार का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद 29-30 जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, यानी वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 30 यह है कि वो अपने हित के शैक्षणिक संगठन स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक, और उसका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 29-30 यानी संस्कृति शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब है अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के को उपचार प्रदान करने के लिए, यानी उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 याचिकाएं जारी करेगा, 5 आदेश जारी करेगा, जिसको रिट्स बोलते हैं। 5 रिट्स, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे परमादेश, जैसे प्रतिषेध, जैसे उत्प्रेषण, जैसे अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भैया जिस व्यक्ति को तुमने वर्ष इतने दिनों से बंदी बनाकर रखा है उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष करो, हम देखेंगे कि उसको जो है बंदी बनाना तुम कानूनी है या गैर कानूनी। अगर न्यायालय कह देगा नहीं इनको बाहर करो, तुम गलत ढंग से जो अधिकारी या जो पुलिस अधिकारी उसको जबरदस्ती बंद किए हुए, उसको न्यायालय अपने समक्ष लाएगा, और अगर उसको सही है तो कह देगा भाई बंद रखिए, और गलत है तो तत्काल मुक्त करने का आदेश देगा। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का ये एक महत्वपूर्ण आधार है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कई बार ऐसा पूछा हुआ है। इसके बाद परमादेश, अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, उसके विरुद्ध न्यायालय परमादेश जारी करता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी जारी हो सकता है परमादेश। हाँ, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी हो सकता है, हाँ प्रधानमंत्री के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसी तरह उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, जो न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं उनके कार्रवाई को रोक देता है तो प्रतिषेध है। निर्णय हो चुका है और तब रोक रहा है तो उत्प्रेषण है। अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जबरदस्ती कोई पद धारण कर लिए है तो उसके पद की जांच करेगा, और अगर गलत है तो तुरंत जो है उसको हटने का आदेश देगा, अधिकार परीक्षा है। ये 5 रीटें हैं जो
सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जारी करता है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण में। एक बात ध्यान से सुनिए, वो ये है कि भारत में केवल मौलिक अधिकार ही नहीं व्यक्ति के दिए गए हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों को लागू कराना भी मौलिक अधिकार है। व्यक्ति के मूलभूत अधिकार ही मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि उन मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद आइए हम लोग अगला देखते हैं, वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य को कुछ निर्देश दिए गए कि भाई जब आप कानून बनाओगे, जब आप कानून को लागू करोगे, तो इन निर्देशों को अपने ध्यान में रखो, जहन में रखो, और इनको पालन करने का, इनको अपने नीतियों में, अपने कानूनों में, अपने आदेशों में शामिल करने का प्रयत्न करें। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है, मस्ट नहीं है, ये शुड है। माना आप कर सकते हैं, करना चाहिए आपको, लेकिन आप करेंगे ही नहीं। जैसे मौलिक अधिकार क्या है? वो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, मस्ट है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इतने बड़े हैं कि जिनको पूर्ण रूप से लागू कर पाना असंभव है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कर ली, जहां व्यक्ति के प्रत्येक जीवन के अंग को छूने का प्रयत्न किया गया। उसके शिक्षा की बात की गई, उसके पोषण की बात की गई, उसके काम के अधिकार की बात की गई। ठीक है, हर चीजों के बारे में बात किया गया। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि किस संविधान के किस भाग के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारत में की गई है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है ना। उसमें राज्य के अनुसरणीय तत्व अनुच्छेद 39 में दिया गया है, और इसी 39 का जो घ भाग है, 39D या 39 घ, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 39 समान कार्य के लिए 39D यानी 39 खंड घ क्या बताया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। जैसे स्त्री पुरुष के वेतन में अंतर होता था, लेकिन संविधान ने निर्देश दिया है स्त्री और पुरुष सबका समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। अगर समान कार्य कर रहे हैं तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वेतन बराबर होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। ये किसके तहत है? राज्य के नीति निर्देशक। कई बार लड़के मौलिक अधिकार लगा देते हैं। प्रश्न आता है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहां किया गया है? तो लड़के जो है उसको सोचते हैं ये तो चीज मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारत एक ग्राम पंचायत का देश रहा है शुरू से ही, तो जाहिर सी बात है। तो आप जरूर याद रखिए अनुच्छेद 40 जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता। फिर अनुच्छेद 44 पूछेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है? देखिए आपराधिक संहिता सबका बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। अगर मर्डर करेगा तो 302 लग जाएगा इंडियन पेनल कोड। लेकिन जो सिविल नागरिक संहिता है, जैसे विवाह का या पैतृक संपत्ति में अधिकार का, ये अंतर है। हिंदुओं में अलग है, मुसलमानों में अलग। तो ये नागरिक संहिता बराबर नहीं है, जिसकी मांग आप देख रहे हैं बार बार हमेशा भारत में होता है, तहलका मचता है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सलाह दिया है अनुच्छेद 44 के तहत कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, कि वह समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करे।
इसके बाद एक प्रश्न ये पूछता है कि वो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो मौलिक अधिकार हो गया। अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 86वां संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ। अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का। तो अनुच्छेद 45 को वहां लेके चले गए। अब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के देखभाल की बात अनुच्छेद 45 में, ठीक है। इसी तरह कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है अनुच्छेद 48 के तहत। जो राष्ट्रीय विरासत है 49 उनकी बात की गई, उनके संरक्षण की बात करने के लिए, ठीक है ना। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है अनुच्छेद 51 में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भारत तक संबंधित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। दुनिया में भारत का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जिसने अपने अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की। इतना गौरवमयी संविधान है भारत का। हमने अपने जन्म घुट्टी में ही, हमने अपने संविधान में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की। इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता। तो ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक। अब इसी में एक और भाग जोड़ दिया गया, भाग 4 का, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई देखा गया कि भारत के लोगों को जो है अधिकार तो दे दिए गए, कुछ कर्तव्य दीजिए। बिना कर्तव्य के तो मनुष्य उदंड हो जाता है अधिकार को लेकर। तो संविधान के पुनरीक्षण के लिए एक समिति बैठाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, ठीक है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में अब एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ गया 11। जैसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, स्वतंत्रता आंदोलन के भाव को मन में रखना, राष्ट्रीय संपत्ति सुरक्षित रखना, ठीक है ना। ये सब मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है। एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया कि बच्चों को शिक्षा दिलाना भी उसके अभिभावक का कर्तव्य है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज निश्चित ही भारतीयों को उनके कर्तव्य का भान कराना है कि आप इस देश के सक्षम नागरिक हैं, तो आपका केवल अधिकार नहीं है बल्कि कुछ कर्तव्य है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं संघ का शासन। ये बड़ा चैप्टर है, संघ का शासन। संघ का शासन जो भारत के संविधान के भाग 5 में है, सबसे बड़ा भाग भी है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग यही 5 है, क्योंकि इसमें बहुत प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति से शुरू हो रहा है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय तक भी ले लिया गया है। तो भाग 5 में बहुत विस्तार से हो गया है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 जो है वो भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत की राष्ट्रपति। सब एक दूसरे से पूछेंगे। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा के सदस्य की योग्यता होगी, बहुत सारे ये सब उसके योगदान लाभ के पद पर नहीं होगा। इसको चुनेगा कौन? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, निर्वाचित, मनोनीत नहीं।
और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? ड्यू टू इंपीचमेंट, यानी महाभियोग के द्वारा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है। इसको कहते हैं महाअभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार हैं। अगर राष्ट्रपति के अधिकारों की बात की जाए, शक्तियों की बात की जाए, तो ऐसा लगेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के निकट बैठ रहा है। कैसे? उसके पास विधायी शक्ति है, संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है अभिभाषण के माध्यम से, ठीक है, संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान भी करता है, लोकसभा का विघटन करता है। यह उसकी विधायी शक्ति है। उसकी महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास यह भी विधायी अधिकार है कि वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर दे राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत कर दे कहां? लोकसभा। प्रशासनिक शक्ति है, वो कार्यपालिका संबंधी सूचना मांग सकता है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री का बहुमत दल से वो नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को बर्खास्त भी करता है। यह उसकी प्रशासनिक शक्ति है। उसके पास न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत उसके पास क्षमा दान की शक्ति है और भारत में मृत्युदंड राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। उसके पास परामर्शी शक्ति भी है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शी शक्ति है। अगर उसको लगता है कि कोई विधि और तथ्य का मामला उत्पन्न हो गया है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श चाहिए, तो वो परामर्श ले सकता है। लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है और नहीं सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। ठीक है ना? तो ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब है संसद। तो भारत में संसद, आप यहां जरा माइंड कर लीजिए, संसद का मतलब क्या है? संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा नहीं है। संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। माइंड यहां कर लीजिए, ठीक है ना? राज्यसभा और लोकसभा। संसद का मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, वो तो संसद के 2 सदन है। बाई कैमरल यहां अपनाया गया है, ठीक है ना? 2 सदनीय व्यवस्था। लेकिन संसद का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद, भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और कार्यपालिका विधायिका से चुना जाता है। यानी कार्यपालिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और कार्यपालिका का चुनाव भी संसद से होता है। तो संसद का पहला सदन है राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब क्या है? इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन या द्वितीय सदन, ठीक है? इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो 1/3 सदस्य इसके रिटायर भी होते हैं। इसके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है, ठीक है ना? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और एक व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, स्थायी सदन है। और न्यूनतम आयु जो है उसकी 30 वर्ष है, मतलब चुने जाने की राज्यसभा का सदस्य। अब आइए लोकसभा।
लोकसभा एक अस्थायी सदन है, कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन अस्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 वर्ष के पहले भी विघटित की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अगर किसी सरकार का वहां बहुमत न रह जाए तो भंग हो जाएगी आज लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसीलिए उसको अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, कार्यकाल एक सदस्य का 5 वर्ष है, लेकिन उसके पहले भी समाप्त उसको भंग किया जा सकता है। लेकिन भले ही इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन जनता के वास्तविक प्रतिनिधि यही चुन के आते हैं, क्योंकि सीधे इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। सीधे जनता के द्वारा जो है वो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आप अक्सर सुनते हैं चुनाव जो आता है वो जनरली लोकसभा का ही आता है। ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सीधे जनता द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है ना। और आपको यह भी जानना चाहिए कि किसी भी अगर विधेयक को कानून बनना है तो उस विधेयक को लोकसभा से पारित होना चाहिए, राज्यसभा से पारित होना चाहिए, और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति का, तब वो कानून बनता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई सामान्य विधेयक है तो चाहे कहीं पेश हो पहले, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। तो निश्चित ही लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, भारत के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और इसी का सबसे ज्यादा महत्व भी है। वित्त के मामले में तो ये बहुत इसका महत्व है। हाँ, लेकिन आर्टिकल 108 ये कहता है कि अगर दोनों में कोई विवाद पैदा हो जाए लोकसभा राज्यसभा में, तो ज्वाइंट सेशन हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। ये हो गया संसद। तो संघ का शासन हमने पूरा देख लिया, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। आप अगर ध्यान से लेक्चर को सुनिए तो मैंने सारी चीजें बताने का प्रयत्न किया है। आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए, आप देखिए, तेजी से जरूर बताए हैं, लेकिन हमने आपको बताने का प्रयत्न इसमें किया। एक बात भाई देखिए कि विस्तार से जो पढ़ाई है उसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कई बार त्वरित पढ़ने से बहुत तेजी से कोई चीज याद हो जाता है। तुरंत आप तेजी से पढ़िए, बहुत तेजी से याद भी हो जाता है। मेरा प्रयास यही है कि इस तेजी में भी आपको बहुत सारी चीजें समझा दूं और याद करा दूं। इसलिए आप जरूर 2-4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप इस बात को महसूस जरूर करिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से पूरा लेक्चर दे रहा हूं, तो अनुभव के तहत मेरा यह ध्यान है कि आप कहां पर आपको समस्या होगी उसको मैं इसलिए बोल रहा हूं। वरना ऐसे तो लेक्चर हर जगह मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हजारों लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। मेरा प्रयास है कुछ अलग के द्वारा आपको जरूर उसको समझाया जाए। अब आइए राज्य विधान। जैसे संघ का शासन है वैसे राज्य का शासन है। तो राज्य के शासन में कौन कौन है भाई? राज्य के शासन का मतलब हो गया राज्य विधानमंडल या राज्य का शासन। तो राज्य का शासन में कौन कौन है? तो राज्य के शासन में सबसे पहले राज्यपाल आता है। कंपैरेटिव कर लीजिए, संघ के शासन में सबसे पहले राष्ट्रपति आता था जो संवैधानिक प्रधान था। वैसे राज्यों में राज्य के शासन में कौन आएगा? राज्यपाल आएगा, जो राज्य का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है। दूसरा है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल क्या है? राज्य विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है। किसके किसके? राज्यपाल, राज्यपाल के बाद विधान परिषद, और विधान परिषद के बाद कौन हो जाएगा? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ढांचा वहां है वही ढांचा यहां है। वहां राष्ट्रपति है, यहां राज्यपाल है। वहां राज्यसभा है, यहां विधान परिषद है। वहां लोकसभा है, यहां विधानसभा है। कंपैरेटिव स्टडी देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में मैं बहुत विस्तार से जब लेक्चर लूंगा तो आपको दिखाऊंगा। आप कोई किताब पढ़िए, कॉन्सेप्ट का कोई विकल्प नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। और कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत दिन भी लगते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जिन चीजों को मैं सरलता से बोलने का यहाँ प्रयत्न कर रहा हूं वहां बहुत समय लगा उसको निश्चित जानने में। तो आप लोगों को मैं यही उद्देश्य है कि मैं आपको आसानी से उसको समझा दूं। विस्तार से निश्चित ही लेक्चर हम लोग अपना लेते हैं, बहुत विस्तार से, वो अलग समय में अलग क्लास में जरूर लेने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, राज्य विधानमंडल में सबसे पहले राज्य के शासन राज्यपाल को देख लिया जाए। ठीक है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्य का राज्यपाल बनने के लिए, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति कभी बर्खास्त भी कर सकता है। अब राज्यपाल क्या है? राज्य के का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है ना, राज्यपाल के पास शक्तियां भी बहुत, जैसे राष्ट्रपति के पास शक्तियां वैसे राज्यपाल के पास भी शक्तियां हैं। राज्य का जो राज्यपाल है उसके पास विधायी शक्ति भी है। पहले तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति देख लिया जाए। राज्य के विधानसभा के चुनाव में जो बहुमत दल का नेता है उसी को राज्यपाल क्या नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और उसी के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बर्खास्त भी करता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि मंत्रिपरिषद से राज्य के कार्यपालिका संचालन के बारे में सूचना ले ले। पहले तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य उसको सूचना दे, अगर वह नहीं देता है तो स्वयं मांगे। विधायी अधिकार के तहत राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि राज्य का कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करे। ठीक है ना। अच्छा, राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। यह उसका अधिकार है। किसको? राज्य के राज्यपाल को। ठीक है। विधायी अधिकार के तहत यह भी है कि वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अगर कोई विधानमंडल का कोई सदन, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसे राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि दोनों सदनों में या दोनों सत्र में ना हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी डायरेक्ट कानून को लागू कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वह एक एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य जो है वो विधानसभा में मनोनीत करता है, और 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद में मनोनीत करता है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल को क्षमा दान की भी शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। घटा सकता है, उसका प्रकृति बदल सकता है किसी दंड का, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। माइंड करिए, मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब आइए राज्य विधानमंडल के सदन। राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन भारत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं, लगभग इस समय 7 हैं। 7 राज्य, क्योंकि बदलता रह रहा है ना। अभी जम्मू कश्मीर हंग है, जम्मू कश्मीर का अभी प्रारूप क्या वो निश्चित तो है नहीं तो 7 हो जाएगा। तो 7 ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो 6 ही हो जाएंगे। तो 7, 6 जो भी आप समझ लीजिए, कुछ ही ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है। एक एग्जाम में प्रश्न आता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा ऐसा सदन है जिसको भंग तो नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? बताइए। तो वो हो जाएगा विधान परिषद। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 कहता है कि संसद या तो राज्य विधान परिषद का उत्सादन कर सकती है, यानी समापन, या सृजन कर सकती है, यानी निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 169। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। उसके एक सदस्य की कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 30 वर्ष उसके सदस्यता की आयु है। ठीक है। अब आइए विधानसभा। हाँ, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य कई तरीके से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है वो पंचायतों से चुने जाते हैं।
1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्य का राज्यपाल। 1/12 सदस्य जो है वो राज्य के 3 वर्ष के स्नातक चुनते हैं। ठीक है ना। तो कई एक पूरा समझिए एक मिश्रण हो जाता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। राज्य का विधानसभा सीधे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। 25 वर्ष न्यूनतम आयु है इसके चुनने की, राज्य विधानसभा की। ठीक है, यहां जनता द्वारा सीधे चुने प्रतिनिधि आते हैं। ये अस्थायी सदन है, कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर उस राज्य में किसी राज्य में कानून पारित होने के लिए शर्त यह है कि वो विधानसभा द्वारा पारित हो, वह राज्य विधान परिषद द्वारा पारित हो और उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा। जैसे वहां पे स्पीकर तय कर रहा था केंद्र में, वैसे यहां राज्य का विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये तो राज्य विधानमंडल हो गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग पूर्ण रूप से ये समझ जाएंगे कि वास्तव में भारत के संविधान में क्या क्या है और क्या क्या हमें जानना है। ठीक है ना। आइए न्यायपालिका, जुडिशरी भारत में एकीकृत बनाया गया है। एकीकृत का मतलब क्या हुआ कि नीचे से हम सर्वोच्च तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन हो गया, भारत की जो न्यायपालिका है, जरा आप समझ लीजिए यहां चार्ट में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, 214 उच्च न्यायालय की बात करता है, और अनुच्छेद 233 हम लोग अनुच्छेद से पूरा पढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं। देखिए पॉलिटी में आप लोगों को लगता है कि अनुच्छेद याद करना बहुत कठिन है, बिल्कुल सरल है, लेकिन कब, जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे। अनुच्छेदों से डरिए मत आप, बहुत सरल हैं, इजी हैं। नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हम लोग अपने क्लास में विधिवत नोट्स बनवाते हैं, इसीलिए आप नोट्स बनाइए और बार बार उसको पढ़िए, आपको देखिएगा आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी के दौरान कभी मत डरिए, डर पर ही तो विजय पाना है। ठीक है ना। इसलिए आप सिविल सेवा की तैयारी में डर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल। डरे केवल वही व्यक्ति जो पूरी गंभीरता से तैयारी मत करा। एक गंभीर विद्यार्थी चाहे कैसी तैयारी, उसको डरना नहीं चाहिए। आप देखिए आपके पास बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा, और आत्मविश्वास के निर्माण के लिए मैं यहां लगा हुआ हूं। ठीक है ना। हम लोग का प्रयास यही है कि आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल निर्मित किया जाए, बनाया जाए। ठीक है। तो न्यायपालिका आर्टिकल 1 सर्वोच्च न्यायालय 124, उच्च न्यायालय उसी को उलट दीजिए 214, और आर्टिकल 233 अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, जिसको आप जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे इसके पीछे प्रावधान है, और एक कोलोजियम के परामर्श से वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का क्या करता है, नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति। अब सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है, मुख्य न्यायाधीश बनना है, तो उसकी योग्यता क्या है, या न्यायाधीश बनना है 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वह न्यायिक पद धारण करता हो, या 10 वर्ष तक 5-10 या 10 वर्ष तक वह विधि व्यवसाय किया हो उसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति के उसमें समक्ष जो है वो पारंगत विधिविद था। ठीक है ना। 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो क्या कहते हैं, पद धारण करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। उसके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, किसके पास,
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। मौलिक अधिकारों के संबंध उसके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। और संघ और राज्यों के बीच अगर समझौता करना है तो एकमेव क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। इसके बाद आइए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय के पास भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के संबंध में, इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास जो है वो अपीली अधिकार भी है, अपने लोअर कोर्टों का अपील सुनता है, ठीक है। ये उसके उच्च न्यायालय। लेकिन यहां मुख्य चीज यही जानना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, हाँ देखिए, चाहे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो, चाहे वो अपीलीय क्षेत्राधिकार हो, चाहे वो परामर्शी क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो उच्च न्यायालय के पास नहीं है, ठीक है ना। हालांकि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, लेकिन परामर्शी क्षेत्राधिकार केवल किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय पर। अनुच्छेद 143 के तहत वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय 233 के तहत। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो राज्य का राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो ये हो गया राज्य की न्यायपालिका। मेरा पूरा कोशिश था न्यायपालिका, मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इसको विधिवत हम बताएं, ठीक है। आपको कितना लाभ हुआ, हालांकि त्वरित था, आपको कितना लाभ हुआ आप जरूर बताएं। इस लेक्चर सीरीज का मैं पूरा वीडियो लेक्चर कई क्रम में प्रारंभ करने जा रहा हूं और कई सारे वीडियो में यहां लगातार, आज पॉलिटी दे दिया, फिर कल हिस्ट्री दूंगा, फिर ज्योग्राफी दूंगा, फिर साइंस दूंगा। लगातार प्री के पहले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा ताकि आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। मेरा प्रयास कहां तक सफल था आप जरूर बताइए। तब तक के लिए एक नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।